Dear students, today we are going to read the second part of the chapter third of Geography, Our Changing Earth. इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक फोर्सेस और वोल्केनो और अर्थक्वेक के बारे में स्टडी की थी। नेक्स्ट हम करते हैं मेजर लैंड फॉर्म। द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूसली वॉर्न अवे, मतलब भूमि की जो परत है वो लगातार, वो नवे का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट होती रहती है बाय टू प्रोसेसेस, दो प्रोसेस के द्वारा, वेदरिंग एंड इरोजन। वेदरिंग और इरोजन के द्वारा जो जमीन है कि जो ऊपरी परत है वो शिफ्ट होती रहती है। और इसमें देखते हैं कि कैसे। वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स। वेदरिंग मीन्स होता है, यहाँ पे वेदर का संबंध मौसम से नहीं होता। वेदरिंग होता है एक प्रोसेस होती है जिसमें ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक, चट्टानें टूट जाती हैं अर्थ की सरफेस पर। और इरोजन होता है वियरिंग अवे, मतलब है वियरिंग अवे का मतलब है शिफ्ट होना, चीज़ें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना वियरिंग अवे होता है। लैंडस्केप जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट होती है बाय डिफरेंट एजेंट्स, अलग अलग एजेंट्स के द्वारा, जैसे कि पानी के द्वारा, हवा के द्वारा या फिर आइस के द्वारा। द इरोडेड मटेरियल इज कैरिड अवे। जो इरोडेड मटेरियल है, मतलब कि चट्टानों के टूटने से जो कंकड़ मिट्टी वगैरह है वो होती है इरोडेड मटेरियल। इज कैरिड अवे, उसको ले जाया जाता है और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर और विंड के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो। एंड इवेंचुअली, और अंततः डिपोजिटेड, वो कहीं पे जाके डिपोजिट हो जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन, और जो ये प्रोसेस होती है इरोजन की और डिपोजिशन की, क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म, इससे ही अलग अलग लैंडफॉर्म बनते हैं अर्थ की सरफेस पर। यानी जहाँ से इरोजन हो जाता है वहाँ पर तो लेक बन जाएगी, झील बन जाएगी, है ना, या फिर होलो स्पेस बन जाएगा। लेकिन जहाँ पे डिपोजिशन होता है वहाँ पे हिल टाइप कुछ इस तरह से लैंडफॉर्म बन जाएगी। नेक्स्ट, वर्क ऑफ आ रिवर। जो रिवर है वो कैसे काम करती है, यानी रिवर में इरोजन और डिपोजिशन कैसे होता है। द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप। जो बहता हुआ पानी होता है नदी का, वो अपने साथ काफ़ी सारा मटेरियल बहा कर लेकर जाता है। व्हेन द रिवर टम्बल्स एट स्टीप एंगल, जब नदी स्टीप एंगल होता है नुकीला, यानी स्टीप होता है खड़ी, जो ये चट्टान है जो यहाँ से एकदम पानी जो नीचे गिरता है, तो ये स्टीप एंगल से जब नदी एक नीचे गिरती है ओवर वेरी हार्ड रॉक, तो ये गिरती है ना जो पूरी हार्ड रॉक पर गिरती है, और डाउन एट अ स्टीप वैली साइड, या फिर घाटी टाइप से, मतलब नीचे बहती हुई जाती है। इट फॉर्म अ वाटरफॉल, तो ये क्या बनाती है, वाटरफॉल बनाती है, जैसा हम पिक्चर में देख रहे हैं। तो इसमें जो ये जो रॉक होती है ना, तो इसमें रॉक की जो लेयर होती है उसमें हार्ड रॉक भी होती है और सॉफ्ट रॉक भी होती है। जहाँ सॉफ्ट रॉक होती है वहाँ तो मिट्टी जो नदी के बहने से कट जाती है, वहाँ जो होलो बन जाता है, डेप्थ हो जाती है, और जहाँ पे हार्ड रॉक है वो उठी हुई रह जाती है। तो इस तरह से जो रोक है वो कटती रहती है। एज द रिवर एंटर्स द प्लेन, और जब नदी वाटरफॉल से होकर जाती हुई फिर वो मैदानी भाग में पहुंच जाती है, तो ये क्या बनाती है, ट्विस्ट एंड टर्न फॉर्मिंग, यानी ट्विस्ट और टर्न करती हुई लार्ज बैंड्स। लार्ज बैंड्स होते हैं, बड़े बड़े मोड़ बन जाते हैं, नोन एज मिंडर्स, जिनको मिंडर कहा जाता है। जैसे यू कैन सी इन दिस पिक्चर, जो नदी है वो ट्विस्ट एंड टर्न ऐसे करती हुई, ये काफ़ी बड़े बड़े जो मोड़ हैं, इन मोड़ को ही मिंडर कहा जाता है। ड्यू टू कंटिन्यूस इरोजन एंड डिपोजिशन, लगातार इरोजन होने से और डिपोजिशन होने से, मतलब कि ये जो इरोजन कैसे होता है, जब ये ऐसे जाता है तो यहाँ से ये चीज़ें कटती रहती है ना, इरोजन होती रहती है। तो इस इरोजन से और डिपोजिशन से मतलब मिट्टी जब यहाँ से कट के वो कहीं तो जमेगी, है ना, उसके जमने से अलोंग द साइड ऑफ द मिंडर, जो मिंडर की जो साइड के साथ साथ, द एंड्स ऑफ द मिंडर लूप्स कम क्लोजर, जो मिंडर के जो किनारे हैं वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं, और इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, और कुछ समय के बाद फॉर्म अ कट ऑफ लेक, तो जो नदी है वो एक
लेक बना देती है, कट ऑफ लेक कहते हैं, और ऑल्सो कोल्ड एंड ओक्सबो लेक, इसको ओक्सबो लेक भी कहा जाता है। यह नदी तो अपना रास्ता यहाँ से हटा के, मतलब ये चीज़ें जो कटती रहती है इधर से शिफ्ट हो जाएगी, और ये जो चीज़ें ये दोनों किनारे मिल जाते हैं और यहाँ पे एक लेक बन जाती है जिसको ओक्सबो लेक कहा जाता है। एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक, और मतलब समय के साथ साथ जो नदी है ओवरफ्लो हो जाती है, अपने किनारों से पार हो जाती है, बाढ़ आ जाती है। दिस लीड्स टू द फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरिया, और जो पास के जो ये वाला क्षेत्र है यहाँ पर भी बाढ़ आ जाती है। एज इट फ्लड्स इट डिपॉजिट लेयर ऑफ फाइन सॉइल, मतलब जैसे कि फ्लड के दौरान क्या होता है, जो फाइन सॉयल है, जो उपजाऊ मिट्टी की जो परतें हैं वो डिपॉजिट हो जाती हैं, एंड अदर मटेरियल, और दूसरे मटेरियल भी, मतलब जो उपजाऊ मटेरियल हैं वो सब कॉल्ड सेडिमेंट, जिन्हें सेडिमेंट कहा जाता है, अलोंग इट्स बैंक, मतलब इसके किनारे पर वो जम जाते हैं। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन, और इससे जो एक मैदानी भाग बन जाता है जिसको फ्लड प्लेन कहा जाता है। द रेज्ड बैंक्स आर कोल्ड लेवीज, और जो किनारे उठे हुए होते हैं ना, जैसे ये है, ये जो उठे हुए किनारे हैं इनको फ्लड लेवीज कहा जाता है। एज द रिवर अप्रोचेज द सी, और जब नदी समुद्र में गिरती है, द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेज, जो पानी के बहने की जो स्पीड है वो डिक्रीज कम हो जाती है। एंड द रिवर बिगिन्स टू ब्रेक अप इनटू अ नंबर ऑफ स्ट्रीम, जो नदी है वो जब समुद्र के पास पहुंच जाती है ना, तो वो बहुत सारी स्ट्रीम्स, धाराओं में बंट जाती हैं, कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज, जिन्हें क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज। एक नदी में से काफ़ी सारी नदी निकल जाती हैं, इनको नदी की एक जो मेन रिवर है ना उसकी सहायक नदियाँ भी कहा जाता है, इनके अलग नाम रख दिए जाते हैं। द रिवर बिकम्स सो स्लो, नदी इतनी धीमी हो जाती है, दैट इट बिगिन्स टू डिपोजिट इट्स लोड, कि ये जो इट लोड का मतलब है जो अपने साथ बहा कर लाती है ना मिट्टी, तो वो मिट्टी कंकड़ को डिपॉजिट कर देती है। डिपोजिशन शुरू हो जाता है। ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फ्रॉम इट्स ओन माउथ, जो जितनी भी डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं उन सब का अपना अलग से माउथ होता है। द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ्स फॉर्म अ डेल्टा, और जितने भी माउथ हैं रिवर के ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं और सबके अपने अपने माउथ हैं, और इस माउथ है तो इसके साथ ये जो भी कलेक्शन लेकर आई है डिपोजिशन कर देती हैं उसको अपने माउथ के आसपास, मतलब कि इस जगह पर ये सारा ये जो दिखाई दे रहा है ये ब्राउन, ये क्या है, इसे जो मिट्टी जो जम जाती है ना उसको डेल्टा कहा जाता है। नेक्स्ट है वर्क ऑफ सी वेव्स। इसमें एक चीज़ और रहती है यहाँ पे डूनो में, जो हाईएस्ट वाटरफॉल है वो है एंजल वाटरफॉल ऑफ वेंजुएला। वेंजुएला का जो एंजल फॉल है वो हाईएस्ट वाटरफॉल है, आप याद रखेंगे। ये कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में। और जो अदर वाटरफॉल आर नियाग्रा फॉल्स लोकेटेड ऑन बॉर्डर बिटवीन कनाडा एंड यूएसए और कनाडा के बॉर्डर के बीच में नियाग्रा फॉल है, और इन कहाँ पे है ये, नॉर्थ अमेरिका में। एंड विक्टोरिया फॉल ऑन द बॉर्डर ऑफ जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे इन अफ्रीका। जो विक्टोरिया फॉल है ये कहाँ पर है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पर है। तो ये 3 लेक हैं, जो एंजल फॉल, नियाग्रा फॉल और विक्टोरिया फॉल्स, ये सब आपको याद रखनी है। नेक्स्ट वर्क ऑफ सी वेव्स, समुद्र की जो तरंगे होती हैं, लहरें होती हैं, वहाँ पे कैसे इरोजन और डिपोजिशन होता है। द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ सी वेव गिव्स राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म, जब समुद्र की लहरों के द्वारा इरोजन और डिपोजिशन होता है ना, तो वो क्या क्रिएट करती हैं, कोस्टल लैंडफॉर्म, यानी समुद्र का जो किनारा है वहाँ पे लैंडफॉर्म बन जाते हैं। सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक, जो समुद्र की लहरें हैं वो लगातार टकराती हैं चट्टानों पर, और क्रैक्स डेवलप, और वहाँ पे क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, मतलब कि छेद हो जाते हैं लगातार टकराने से, जैसे ये यहाँ पे
लगातार यहाँ पे लहरें टकराएंगी तो यहाँ पे क्रैक होना शुरू हो जाता है। ओवर टाइम दे बिकम लार्जर, और समय के साथ साथ जो ये क्रैक है ये लार्जर होता जाता है, बड़ा होता जाता है, एंड वाइडर, और भी चौड़ा होता जाता है। दस होलो लाइक केव्स आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक, और इस तरह से एक खोखली केव्स, गुफा सी बन जाती है चट्टान के अंदर। क्या बन जाती है? एक होलो केव बन जाती है। दिस दे आर कॉल्ड सी केव्स, और इनको क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? सी केव। एज दीज कैविटीज बिकम्स बिगर, और जैसे जैसे कैविटीज़ मतलब होलो स्पेस जो होता है बड़ा होता जाता है, ओनली द रूफ ऑफ द केव रिमेन, मतलब कि ये जो होलो स्पेस है इतना बड़ा हो जाता है कि सिर्फ क्या रह जाता है? ओनली रूफ, जो ये चट्टान है ना इसकी छत रह जाती है। ये इतना स्पेस ज़्यादा बढ़ता जाता है तो रूफ बच जाती है बस। दस फॉर्मिंग सी आर्चीज, और इस चीज़ को जो सिर्फ रूफ रह जाती है ना इसको आर्चीज कहा जाता है। जो आर्चीज होती है ना उसकी शेप इस तरह से होती है, मतलब कि क्या क्या रह जाती है? ओनली रूफ। ये छेद है ना इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। फर्दर, और बाद में इरोजन ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट। जो इरोजन है वो बाद में जो मतलब इरोजन है, मतलब भूमि का जो कटाव होता है ना, मतलब ये रोक है जो कटती रहती है, इससे इतना बढ़ जाता है कि जो छत है ना ये भी टूट जाती है, एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट, और सिर्फ दीवार बच जाती है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। पहले तो क्या था, मतलब कि वेव्स टकराने से क्रैक हुआ, क्रैक फिर बड़ा होता गया, एक होल बनता गया, और होल से फिर क्या एक आर्चीज बन जाता है, मतलब कि सिर्फ छत ही रह जाती है, और फिर लहरें टकराने से ये छत भी गिर जाती है, तो जो साथ की जो दीवार है ना वो खड़ी रह जाती है, छत गिर जाती है, और ये एक वॉल है ये रह जाती हैं। और जो दीज वॉल लाइक फीचर आर कॉल्ड स्टैक, और जो ये दीवार जैसी जो फीचर है इसको स्टैक कहा जाता है। द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव द सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ। जो नुकीली चट्टानों वाला स्टीप रॉकी कोस्ट, जो नुकीला और चट्टानों वाला जो किनारा, राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली, जो बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ दिखता है समुद्र में सी वाटर पर, इज कॉल्ड सी क्लिफ, उसको सी क्लिफ कहा जाता है। द सी केव्स डिपोजिट सेडिमेंट अलोंग द शोर फॉर्मिंग बीचीज, और जो समुद्र की लहरें हैं वो सेडिमेंट लाकर इकट्ठा कर देती हैं ना किनारे पर, तो उसको बीचीज कहा जाता है। स्टूडेंट्स इसमें काफ़ी सारी जो न्यू वर्ड्स हमें मिले हैं, जैसे कि सी केव्स, आर्चीज, और सी आर्चीज, स्टैक्स, सी क्लिफ, बीचीज, है ना। तो इन सब का आपको पता लग गया होगा। नेक्स्ट वर्क ऑफ आइस, मतलब आइस के द्वारा इरोजन और डिपोजिशन कैसे होता है। ग्लेशियर्स आर रिवर ऑफ आइस, जो ग्लेशियर होते हैं वो बर्फ़ की नदियाँ होती हैं, विच टू इरोड द लैंडस्केप, जो कि ये भी क्या काम करती हैं? लैंडस्केप को इरोड करने का, मतलब कि मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट करती है बाई बुलडोजिंग सोयल। कैसे करेंगी? ये बर्फ़ की जो नदियाँ आती हैं ना तो इससे बुलडोजिंग सोयल, भूमि गिर जाती है, एंड स्टोन्स टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक, और जो भूमि क्या हो जाती है? बुलडोजिंग गिर जाती है, एंड स्टोन्स, और जो स्टोन होते हैं एक्सपोज द सॉलिड रॉक, वो क्या मतलब कि जो बर्फ़ की नदियाँ वो अपने साथ बहा कर ले जाती है, और वहाँ पे क्या एक्सपोज हो जाता है, क्या दिखने लगता है? सॉलिड रॉक। जो हार्ड रॉक है ना नीचे वो दिखाई देने लगती है। ग्लेशियर कार्व आउट डीप होलोज, और ग्लेशियर होते हैं वो बड़े बड़े होलो बना देते हैं, बहुत गहरे गड्ढे बना देते हैं वहाँ पे। एज द आइस मेल्ट्स, और जब बर्फ़ पिघलती है, दे गेट फिल्ड अप विद वाटर, तो वो पानी से भर जाते हैं, एंड बिकम ब्यूटीफुल लेक, और वहाँ पे सुंदर झील बन जाती है इन द माउंटेन, पहाड़ों पर। द मटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर सच एज रॉक्स बिग एंड स्मॉल, और जो मटेरियल ग्लेशियर अपने साथ बहा कर लाता है, जैसे कि चट्टानें, छोटी बड़ी चट्टानें लाता है, सैंड, रेत और सिल्ट, ये सब चीज़ें गेट डिपोजिटेड, इकट्ठी हो जाती हैं। दीज डिपोजिट्स फॉर्म ग्लेशियल मोरेन,
यानी बर्फ़ की नदियों के द्वारा जो डिपोजिशन किया जाता है ना, जो चीज़ें एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं, जम जाती हैं, तो उस चीज़ को बोलते हैं ग्लेशियल मोरेन। नेक्स्ट है वर्क ऑफ विंड। हवा के द्वारा कैसे इरोजन और डिपोजिशन होता है। हैव यू एवर विजिटेड अ डेजर्ट, ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर ऑफ सैंड ड्यून। एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट इज विंड। मतलब कि हवा के द्वारा ही होता है इरोजन और डिपोजिशन डेजर्ट में, है ना। इन डेजर्ट यू कैन सी, आप डेजर्ट में देख सकते हैं रॉक्स इन द शेप ऑफ अ मशरूम। वहाँ पे जो चट्टानें होती हैं ना, वो मशरूम की शेप की होती हैं, जैसे ये है, ये मैंने बनाई थी। यहाँ पे ये मशरूम की तरह शेप की चट्टानें हमें डेजर्ट में देखने को मिलती हैं। कॉमनली कॉल्ड विंड इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ रॉक। जब हवाएं चलती है ना, तो वो लोअर सेक्शन मतलब कि जो नीचे का पोर्शन है, इसको उड़ा कर ले जाती हैं, और अपर पार्ट जो है, देन द अपर पार्ट मतलब ऊपर वाले हिस्से की बजाय नीचे से मतलब मिट्टी को उड़ा कर ले जाती हैं। देयर फोर सच रॉक हैव नैरोअर बेस। इसीलिए ऐसी जो चट्टानें होती हैं ना, उनका बेस है वो नैरो होता है, मतलब अंदर से कम स्पेस हो जाता है, एंड वाइडर टॉप, और जो टॉप है वो चौड़ा हो जाता है। When the wind blow, it lift and transport sand from one place to another। जब हवा चलती है तो ये अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर देती है। When it stop, और जब ये रुक जाती है, हवा चलनी रुक जाती है, द sand fall and gets deposited। तो रेत जो उड़ा हुआ रेत है वो कहीं जाकर डिपोजिट इकट्ठा हो जाता है इन लो हिल लाइक स्ट्रक्चर। और वहाँ पे एक लो हिल मतलब कि छोटी सी जो हिल होती है, पहाड़ी टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है। दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। और जो लो हिल टाइप स्ट्रक्चर है, इसको सैंड ड्यून्स कहा जाता है। जैसे आप पिक्चर में ये देख रहे हैं, ये रेत के जो टीले से दिखाई दे रहे हैं, ये सैंड ड्यून है। When the grains of sand are very fine and light, और यहाँ पे जो मिट्टी रेत के जो कण है ना, वो बहुत ही हल्के होते हैं। द विंड कैन कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। हवा इनको बहुत दूर तक उड़ा कर ले जा सकती है। व्हेन सच सैंड इज डिपोजिटेड इन लार्ज एरिया, और जब ऐसा सैंड बड़े बड़े एरियाज में डिपॉजिट होता है तो इसे लोएस कहा जाता है। लार्ज डिपॉजिट ऑफ लोएस इज़ फाउंड इन चाइना। और काफ़ी बड़े बड़े जो लोएस हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, चाइना में पाए जाते हैं। विद दिस आवर लेसन इज completed। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।